नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रूप। दोस्तों, आज हमारे साथ में कश्मीर से डार जावेद जी हैं। ये कश्मीरी स्कॉलर हैं, राइटर हैं। अपनी बेहतरीन राइटिंग के लिए इन्हें यंग अचीवर अवार्ड भी मिला हुआ है कश्मीर में। प्लस उसके साथ में ये इकोनॉमी में बहुत अच्छी अपनी दस्तरस रखते हैं और अपने व्यूज़ के लिए बड़े ज़बरदस्त तरीके से जाने जाते हैं और बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी थॉट प्रोसेस को और अपने व्यूज़ को रखते हैं। आज इन्होंने अपनी मसरूफ़ियत में से हमारे चैनल के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला। इसके लिए जावेद जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। थैंक यू। सबसे पहले आपको ईद की शुभकामनाएँ और आपने ईद के सेलिब्रेशन में से और अपनी मसरूफ़ियत में से समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज हम जो चीज़ आपसे बात करना चाहते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑफ़ कोर्स, जैसे आप कश्मीर को बिलॉन्ग करते हैं, तो वो टॉपिक कहीं न कहीं कश्मीर से रिलेटेड भी है और वो इंडिया से रिलेटेड भी है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है, वो बहुत एक अच्छे पेस में आगे बढ़ रही है, एक ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। उसमें हर स्टेट का अपना-अपना कंट्रीब्यूशन है। और आने वाले 5 सालों में हमारी इकोनॉमी जो अभी नंबर 5 पर है, वो नंबर 3 पर हो जाएगी और उससे भी आगे बढ़ने की कगार पर होगी। तो इन 5 सालों में आप जम्मू कश्मीर एज़ अ स्टेट का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी एज़ अ होल में कैसे देखते हैं? देखिए राहुल जी, आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए, predicting this specific, contribution of Jammu and Kashmir to the Indian economy over the next 5 years, it would require detailed analysis और forecasting, और वो भी बराबर। बेस होगा on various factors. जैसे कि बराबर। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, क्या है गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स क्या है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कैसा रहेगा, और पॉलिटिकल फैक्टर्स। और जी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन है, जैसे ग्रोथ सेक्टर्स लाइक टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट्स है, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है। Additionally, अगर आप देखेंगे the region which is now fully integrated into the Union of India, post 370, there could be increased investment opportunities and economic integration which might positively impact its contribution to the Indian economy over time. हम थोड़ा बहुत वो डिस्कस करेंगे, 4-5 फैक्टर्स पहले, इससे पहले कि मैं डीप डेल हो जाऊंगा कि कौन कौन से जी। फैक्टर्स क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो सेक्टर्स हैं जी। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं। और जो नेशनल इंटीग्रेशन में, नेशनल इकोनॉमी में एक खास इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। इससे पहले थोड़ा बहुत मैं आपको उन 4-5 फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा ज़रूर। जो बहुत जरूरी है। जैसे नंबर 1 इज, अगर आप देखेंगे इंटीग्रेशन इनटू नेशनल इकोनॉमी। अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि 370 पोस्ट के ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स में, जो इंटीग्रेशन 2019 में हुई है विद यूनियन ऑफ इंडिया रिवोकेशन के बाद, 370 के बाद, दैट वुड लीड टू इंक्रीज्ड इकोनॉमिक कोलेबोरेशन एंड इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। इससे पहले राइट। 370 जब था तो इस तरह की इंटीग्रेशन शायद पॉसिबल नहीं थी, या थी भी पॉसिबल, लेकिन कुछ 370 में कुछ क्लासेस थे, कुछ पैरामीटर्स थे जो पॉसिबल नहीं करता था इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और अब जो है ये सब होने के बाद, 370 के बाद, इकोनॉमी विल बी मोर अलाइंड विद द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब जो राइट। नेशनल इकोनॉमिक लेवल पर नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही है, वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और उस पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमिक अपग्रेडेशन की बात होगी, फोस्टरिंग ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, डेवलपमेंट पार्टनरशिप होगा बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा नेशनल जीडीपी पर। जैसे ग्रोथ ऑफ की सेक्टर, जैसे हमारे यहाँ पे टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट्स है, जिनको मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये जो है, ये सेक्टर जो है, ये कंट्रीब्यूट करेंगे टू द इंडिया जीडीपी। जैसे आपका सवाल था, ह्यूज कंट्रीब्यूशन होगा इनका नेक्स्ट 5 इयर्स। और इंक्रीज राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द रीजन विल बी ट्रांसलेट टू हायर टैक्स रेवेन्यूज, राइट, जिससे ग्रेटर कंजप्शन और एक्सपेंड इन मार्केट होगा, बेनिफिट होगा नेशनल इकोनॉमी को। और थर्ड पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। देखिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होंगे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, जम्मू एंड कश्मीर में आगे, जैसे रोडवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं, दे विल एनहांस ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स विद अदर स्टेट्स।
रेस्ट ऑफ द कंट्री। और ये इम्प्रूव कनेक्टिविटी जो है ये फैसिलिटेट करेगा ट्रेड फ्लो को, टूरिज्म फ्लो को, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फोर्थ पॉइंट जो है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होगी, जो इससे पहले नहीं थे। नेक्स्ट 5 years में हम देख सकते हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स होगा अक्रॉस इंडिया। जैसे क्या हो सकता है कि बहुत सारे MOU साइन होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, 420 MOU साइन हो चुके हैं, जिनमें यहाँ का एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए, यहाँ के टूरिज्म यूनिट्स के लिए, सेटिंग अप ऑफ यूनिट्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री के बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं। रीजनल डाइवर्सिफाई जितना होगा बियॉन्ड ट्रेडिशनल सेक्टर जैसे टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, उन सेक्टर से नया स्कोप जो आएंगे, जैसे हेल्थ केयर होगा, हेल्थ केयर का यहाँ पे ज्यादा ये हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज्यादा जो बेनिफिट करेगा लोकल एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ऑफ अदर स्टेट्स, देयर बाय इंक्रीज होगा GSDP हमारा भी और हमारी कंट्री का भी। फिफ्थ पॉइंट जो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है एज ए गेटवे टू सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, एनहांस करेगा अपना रोल इंडियाज हमारी कंट्री के फॉरेन ट्रेड एंड डिप्लोमेसी में। रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी विल कंट्रीब्यूट इंडियाज एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन रीजनल कनेक्टिविटी। जम्मू एंड कश्मीर का इम्पैक्ट है इंटरनेशनल लेवल पर, डिप्लोमेटिक रिलेशन पर, नेबरिंग कंट्रीज पर, जितना अच्छा ये होगा उसमें जम्मू एंड कश्मीर रोल इंपॉर्टेंट अदा करेगा, और उससे जो है प्रमोट ट्रेड होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा और इंटीग्रेशन होगा एट द रीजनल लेवल, उससे हमारी कंट्री को फायदा होगा। तो ये थोड़ी बहुत मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए। अब थोड़े बहुत जो सेक्टर्स है जिनमें मैं बात करूंगा आगे, उससे पहले अगर आपका सवाल कुछ रहेगा। नहीं जी, बराबर, आपने जो अभी ये 5 फैक्टर्स बताए, एंड आई एम श्योर इसके ऊपर आपने जो बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर इन 4-5 चीज़ों के ऊपर, और मुझे लगता है कि शायद पिछले 4-5 सालों में इनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फोकस किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल जी, मैं वही बात आपकी बात आगे ले जाऊंगा कि जो ये कंट्रीब्यूट मच, जो हम बोलेंगे इकोनॉमी, जैसे आपका सवाल था कौन कौन से सेक्टर्स होंगे, जैसे अगर आप बात करेंगे टूरिज्म की, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म सेक्टर जो है इमेंस पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट इंडियाज इकोनॉमी। अगर आप नेक्स्ट 5 year की बात करेंगे, अगर आप डेटा देखेंगे फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्ड अराउंड 14.9 million डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट इन 2019। मेरे पास फैक्टर्स है। इससे जो जनरेट रेवेन्यू होगा दैट वाज $8 billion। और अब थोड़ा बहुत अगर हम ग्राफ को स्टडी करेंगे, अगर आप देखेंगे श्रीनगर होस्टेड G20 मीटिंग राइट लास्ट ईयर, थर्ड टूरिज्म वर्किंग मीटिंग, उसके बाद जो गवर्नमेंट का डेटा है दैट इज द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन जम्मू एंड कश्मीर हैज गॉन अप बाय 350%। ठीक है जी, दिस इज 1.70 करोड़ टूरिस्ट ने जो है सितंबर तक रुक कर दिया था लास्ट ईयर G20 के बाद, और फिर जब दिसंबर एंड हुआ इट वाज 1.88 करोड़, रिकॉर्ड ब्रेक। कभी इस तरह का टूरिज्म इनफ्लो नहीं आया है जम्मू एंड कश्मीर में, पहली बार जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में इस तरह का टूरिस्ट इनफ्लो रहा। और नॉट ओनली डोमेस्टिक, इंटरनेशनल टूरिस्ट। इसके अलावा 75 न्यू डेस्टिनेशन को एयर मार्क किया है एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर फोस्टरिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, या another 75 to enhance religious tourism within Jammu and Kashmir। जैसे आप शारदा पीठ की बात करेंगे, शारदा जो LOC पर आता है करना में, तो उसको देखो टूरिस्ट के लेवल से बिल्ड किया जा रहा है, ताकि इंटरनेशनल, नेशनल, हमारे डोमेस्टिक जितना भी टूरिज्म फ्लो होगा ज्यादा, उससे रिलीजियस में स्टेबिलिटी भी आएंगी, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। इसी तरह से डिफरेंट प्लेसेस, 75 प्लेसेस को जो अनटैप्ड थे, जो अनएक्सप्लोर्ड थे, जिनको नोटिफाई किया गया टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, जो यहाँ का हेरिटेज, क्राफ्ट, उसको फोकस करेगा। उससे जो है जिससे रिलीजियस श्राइन जैसे हैं, जैसे मैंने बताया, एडवेंचर सपोर्ट जैसे हैं, कल्चरल हेरिटेज है, वो अट्रैक्ट करेंगे टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड विद इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेक्स्ट 5 year, बेटर कनेक्टिविटी होगी, फोकस्ड प्रमोशन कैंपेन होंगे, टूरिज्म सेक्टर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया की GDP में। ठीक है जी, हमारी GDP, इंडिया अपने मुल्क की GDP। दूसरा सेक्टर जो है दैट इज हॉर्टिकल्चर। अगर आप हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करेंगे, देखिए पर्टिकुलरली एप्पल कल्टीवेशन, या वॉलनट देखेंगे, सेफ्रॉन देखेंगे, यहाँ के चेरी देखेंगे, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी एंड ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में। अगर आप अकॉर्डिंग टू द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रिपोर्ट देखेंगे, मेरे पास है, स्टेट जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है ओवर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ फ्रूट्स एनुअली। ठीक है जी, डिफरेंट फ्रूट्स,
जी, with Apple accounting for a significant portion, Apple और Walnut. Financial year 2018-19 में जो export of Apple हुआ था alone from Jammu and Kashmir, that was valued at approximately USD 154 million USD. ये गवर्नमेंट का export है. With advancement in technology, adoption of modern farming techniques, next 5 years में improved market, linkage and access, horticulture sector जो है, it has a potential to further boost the UT's economy and contribute to overall India's agriculture, economy. Thereby, India's GDP में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा. जे.एंड.के अगर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसको एग्रो एक्सपोर्ट जोन करार दिया गया 2020-21 में, शायद 2021-20 फॉर एप्पल एंड वॉलनट, क्योंकि यहाँ का एप्पल और वॉलनट या सेफ्रॉन एशिया में माना जाता है, जहाँ का वॉलनट सेफ्रॉन 70% ऑफ द टोटल एप्पल प्रोडक्शन एंड 90% ऑफ ड्राई फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया, इट कम्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. मतलब 70%, 70% जी टोटल एप्पल प्रोडक्शन और 90 प्रोडक्शन ऑफ ड्राई फ्रूट पूरे कंट्री में जो होता है, ये जम्मू एंड कश्मीर से आता है. अब अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ जी हार्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, ये अब कंजर्वेटिवली इंडिया को बहुत आगे ले सकता है. और जो शेयर ऑफ सेक्टर है, ये इंक्रीज हो सकता है 6 to 7%, तो हाई एज 20-23% तक भी ये नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में 5 ईयर्स में इंक्रीज हो सकता है, और जिससे ओवरऑल हमारी कंट्री को फायदा हो. अब दूसरी बात देखिए, सेफ्रॉन ने बूम दिखाया इस साल, 25 ईयर का रिकॉर्ड हुआ. एक स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली, नेशनल सेफ्रॉन मिशन स्कीम, उसके अंडर 2016-17 में बहुत कम प्रोडक्शन हुआ था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इस स्कीम से, जो एनएमएस स्कीम है, उस स्कीम से ओवर 2598 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को रिजुनेट किया, मोर देन 2000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, कि जिससे जो सेफ्रॉन का बूम हो रहा है. और सेफ्रॉन कल्टीवेशन जितना इंक्रीज हो रहा है, उतना हमारी जीडीपी को और नेशनल लेवल पर हमारी कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज कर रहा है. और जितना नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर का जो प्लान है, 400 करोड़ अभी उस पर खर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट रिजुनेट करने के लिए, नए टेक्निक्स के थ्रू सेफ्रॉन कल्टीवेशन को और इंक्रीज करने की कोशिश है. और जिससे पूरा कोशिश ये है कि पूरा इंक्रीज होगा और जीडीपी इंक्रीज होगी हमारे मुल्क की और यूटी की भी. तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर जो है हैंडीक्राफ्ट, रेनेसेंस. अगर आप देखेंगे, रिच ट्रेडिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, दैट इज हैंडीक्राफ्ट, और ये सोर्स ऑफ प्राइड एंड नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर बट पूरे मुल्क, राइट. इसमें आप देखेंगे यहाँ का जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, दैट कैन टैप इनटू डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड फॉर ऑथेंटिक आर्टिजनल प्रोडक्ट्स. और उससे जो है revival of handicraft sector creates more employment opportunities. Almost 2.5 लाख लोग अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो है हैंडीक्राफ्ट में रजिस्टर्ड है, आर्टिसन, और ये गवर्नमेंट का डेटा है जम्मू एंड कश्मीर में. और उससे क्या है कि डिस्पाइट स्लो डाउन इन इकोनॉमी, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का जो मेजर सोर्स इकोनॉमी है ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर से रहा है, ये शाइन्स ऑफ ग्रोथ दिखा रहा है. और 1116 करोड़ एक्सपोर्टेड इन 2022-23. इससे पहले 2021 में 563 करोड़ ही था एक्सपोर्ट लेवल, 563 करोड़ एक्सपोर्ट हुआ था. और अभी हम देख रहे हैं 1000, मोर देन 1116.37 करोड़ एक्सपोर्ट हो रहा है. और ये जो एक्सपोर्ट जो फिगर है, ये कश्मीर का पश्मीना जैसे हैं, जैसे कारपेट है, जैसे पेपर मैशी है, यहाँ का सूजनी है या आरी है, जो क्राफ्ट है पूरे वर्ल्ड में मशहूर है. और वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को ही बोला जाता है कि इंडियन पश्मीना है, इंडियन कारपेट. और ये जितना इंक्रीज हो रहा है, उतना ज्यादा हमारे मुल्क की जीडीपी को इंक्रीज करेगा, हमारे मुल्क की जीडीपी को इंक्रीज करेगा. और पश्मीना वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव से अभी रिसेंटली हो रही है. यहाँ पर 4 बड़ी कंपनीज बन रही हैं, पेपर मैशी में बन रही है, विलो विकर में बन रही है, बैट इंडस्ट्री में है, इसी तरह से आरी है, सूजनी है, नीडल वर्क. और हर कंपनी के साथ, प्रोड्यूसर कंपनी के साथ ऑलमोस्ट 400 to 600 आर्टिजन को लिंक किया जा रहा है. और उसकी वजह से बैट इंडस्ट्री हो, विलो विकर इंडस्ट्री हो, वो वर्ल्ड में मानी जाती है. अब इंटरनेशनल लेवल पर जैसे यूएस के मार्केट्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है उनको. और इंडियन ब्रांड, हमारे ही मुल्क का ब्रांड है, पश्मीना का ब्रांड हमारे मुल्क का ही ब्रांड है. और ग्लोबली मार्केट जो ग्लोबली इंडिया को खास तरह से देखा जाता है कि इस तरह का पश्मीना कम्स फ्रॉम इंडिया, इट कम्स फ्रॉम कश्मीर. कौन से कश्मीर? इंडिया कश्मीर. तो उससे पश्मीना बनता है -40 डिग्री में. पश्मीना की जो गोट है चांगथांग, वो -40 डिग्री में ये कर रहे हैं. और उसका जो फाइबर होता है गोट का, दैट इज 16 माइक्रोन.
हमारा हेयर का जो होता है वो 200 माइक्रॉन्स होता है, इतना फाइननेस है वो। और उससे जो पश्मीना बनता है, उससे जो प्रोडक्ट बनता है 3 लाख 4 लाख 7 लाख में चला जाता है, और वो इंडिया की ही इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए एक खास बड़ा फैक्टर माना जाता है। एंड ये हैंडीक्राफ्ट का जो शो है, ये इंडिया को इतना ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। और यहाँ पर अभी मशीनरीज भी आई है कि जो पश्मीना टेस्टिंग लैब है, कि पश्मीना प्रोडक्ट आपका सच है, नहीं है, सही है, ऑथेंटिक है, कितना ऑथेंटिक है। और इस प्रमोशन को नेक्स्ट 5 ईयर में गवर्नमेंट आगे ले जाएगा, और इंटरनेशनल लेवल पर जो है इंडियन ट्राइड जो है हैंडीक्राफ्ट में इंडिया आगे जा सकता है। इंडिया के बाकी हिस्सों में भी, लेकिन कश्मीर हैंडीक्राफ्ट से आगे बहुत बढ़ सकता है। और फोर्थ पॉइंट जो है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, अबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी है जम्मू एंड कश्मीर में, पर्टिकुलरली हाइड्रो पावर एंड सोलर एनर्जी। और जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स अगर यहाँ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एंड पॉलिसी सपोर्ट, उससे क्या है कि यूटी कैन इमर्ज एज ए लीडिंग एनर्जी हब, राइट। और ये न कि जम्मू एंड कश्मीर की एनर्जी नीड्स को फुलफिल करेगा, इट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज और कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, देयरफॉर रिड्यूस कार्बन इमिशंस, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल लोगों की लाइवलीहुड स्ट्रांग होगी। और फिफ्थ पॉइंट जो है स्ट्रेटेजिक, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेटेजिक जम्मू एंड कश्मीर जो है इट इज लोकेटेड एट ए क्रॉस रूट्स ऑफ साउथ एशिया। इसका जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है दैट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, राइट। By leveraging its strategic location, UT can become a hub for trade, commerce, connectivity between India and neighboring countries. और जिस तरह हमने देखा कि यूएई जो है अब वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो जम्मू एंड कश्मीर में अपनी फ्रेंचाइजी करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से एमओयू साइन किए गए हैं, ऑलमोस्ट 600 एमओयू डिफरेंट कंट्रीज ने। देखिए G20 के बाद 5-6 कंट्रीज ने एमओयू साइन किए और चाहा कि हम जम्मू एंड कश्मीर में सेटअप इको टूरिज्म के हिसाब से, या आप हॉलीवुड बॉलीवुड की बात करेंगे फिल्म पॉलिसी के हिसाब से, और वो ओवरऑल हमारी कंट्री की ही इकोनॉमी को डेवलप करेगा। अगर यहाँ पे फिल्म पॉलिसी बनेगी अच्छी, हॉलीवुड आएगा, इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स आएंगे, उससे पूरे हमारे मुल्क के ही बाशिंदे लाइवलीहुड इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, क्योंकि ट्रेड वालों को भी फायदा मिलेगा, बिजनेस को भी फायदा मिलेगा, जो ट्रेड के साथ जो लिंक है टूरिज्म के साथ, जो हमारे चाहे दिल्ली में कोई बैठा हुआ, मुंबई में कोई बैठा हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो टिकटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो टूरिज्म वेज प्रोवाइड करता है, उन सबको फायदा होगा। तो ओवरऑल जो है इंडियन इकोनॉमी में जो फिजिकल डिसिप्लिन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ये कुछ सेक्टर्स मैंने आपको बताए जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट 5 ईयर में अगर इन पर सही तौर तरीके से काम होता है तो ये पूरे ओवरऑल हमारी इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांग कर सकता है, क्योंकि टैक्सेस अच्छे कलेक्ट होंगे, एक रेवेन्यू अच्छा होगा, और लोगों की जिंदगियां भी बेहतर बनेगी। देखिए कंट्री में जीडीपी बढ़ता है जब आपकी इकोनॉमी सही है, जब हमारे पॉकेट सही है, तभी जाके हम बोल सकते हैं हम एक सही और स्ट्रांग मुल्क में रह रहे हैं। तभी हम बोल सकते हैं हम एक विकसित भारत की जो बात हो रही है अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, वो यही है, या लोकल फॉर या वोकल फॉर लोकल वो यही है कि हम लोकली चीजें देखें, लोकली उन चीजों को निखारें, लोकली उन चीजों को यूज करें, तो तब भी हम मेड मेड इन इंडिया की जब बात करते हैं, ये सब चीजें जब हो जाएंगी, और ये हर स्टेट से हो जाएंगे, और जम्मू एंड कश्मीर में भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अगर हमारी वजह से 2-3% ही इकोनॉमी में ग्रोथ हो जाता है तो वो बहुत बड़ी बात है हमारी कंट्री के लिए। एग्जैक्टली जावेद जी, मुझे एक बात याद आती है कि जब नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का पोर्शन है, वो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन अभी तक इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं था, पर अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बहुत फोकस किया, और नॉर्थ ईस्ट को भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भरपूर कोशिश करी। उसी तरह से हम लोग अगर 2019 के बाद की बात करें और 370 के बाद की बात करें, तो वही अप्रोच, वही थॉट प्रोसेस कश्मीर की तरफ भी गवर्नमेंट का देखा गया, और उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जिस तरह से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फोकस दिया गया, फिर वो रोड्स हो, टनल्स हो, ब्रिजेस हो, रेलवे लाइन हो, और एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो। फिर उसके बाद में वहाँ पर एक बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए जिस तरह से एक एनवायरनमेंट बनाया गया और जो एक्टिविटीज करी गई, जो अभी आपने एप्पल के प्रोडक्शन की बात करी, जो आपने ड्राई फ्रूट के प्रोडक्शन की बात करी, जो कि ऑलमोस्ट कई एक्स टाइम्स वो इंक्रीज हुआ है, और जो आपने अभी पश्मीना की बात करी कि जो कारपेट्स है और जो कितने
थिन होते हैं, कितने पतले होते हैं, उससे वो चीज़ें बनाई जाती है। और जब वो चीज़ें बन के देश में और देश के बाहर बिकने के लिए जाएँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कश्मीर की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगी, और अगर कश्मीर की इकोनॉमी को करेंगी तो भारत की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगी। और प्लस साथ में जो चीज़ आपने बताया कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट तभी हो सकता है जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये भरोसा हो कि मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सेफ है और यहाँ पर वो डूबेगा नहीं। सेफ इन टर्म्स ऑफ हर एंगल से, फिर वो कल्चरल सेफ्टी भी देखते हैं, फिर वो सोशल सेफ्टी भी देखते हैं, फिर वो आसपास की जियोपॉलिटिकल सेफ्टी भी देखते हैं, इंटरनल पॉलिटिकल सेफ्टी भी देखते हैं, फिर वो साथ में ये भी देखते हैं कि क्या उन्हें उतने स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो उस स्किल्ड मैन पावर को डेवलप करने के लिए भी जो गवर्नमेंट ने काम किए हैं। और प्लस इन सब चीज़ों से परे जो वोकल फॉर लोकल की बात आपने करी, और जो लोकल वहाँ के जो लोग हैं, उनको जब तक इस चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा, तब तक उस डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो वो फ़ायदा उस लोकल कश्मीरी को या लोकल यूथ को वहाँ पर मिल रहा है, और वो चीज़ एक रिफ्लेक्ट हो रही है उस रीजन के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं आपकी बात को ठीक समझा हूँ और ठीक समराइज़ किया हूँ, तो ये चीज़ एक हो रही है उस रीजन में, अगर अगर मैं बराबर हूँ तो। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए राहुल जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जैसे वोकल फॉर लोकल की बात हो, या जिस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट के लिए पीस का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपने जी। बात की कि इंटरनेशनल खिलाड़ी क्यों कहीं पर इन्वेस्ट करेगा, या इंटरनेशनल कंट्री, वहाँ के जो बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो क्यों दूसरे कंट्री में कहीं पर इन्वेस्ट करेगी अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, पीस, सब चीज़ें नहीं है। तो देखिए G20 की जब मीटिंग हुई थी, G20 मीटिंग के बाद जिस तरह से फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इस तरह की चीजें हुई थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंटरनेशनल लेवल का इस तरह की चीजें हो जाएंगी कश्मीर में। और जब ये चीज हो गई तो जाहिर सी बात है, वो जो इंटरनेशनल, वो जो मीडिया भी था ना, इंटरनेशनल मीडिया जो उससे पहले जिस तरह की चीजें जिस तरह से कश्मीर को आगे, जिस तरह से न्यूज़ों में कश्मीर को ले रहा था, उनका भी वो स्टैंड चेंज हो गया कि कहीं न कहीं कश्मीर को लेकर अब हम जो बोल रहे हैं, हमें वो भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे हमारी कंट्री, देखिए मैं यहाँ पे एक सीधी साफ बात बोलता हूँ, चाहे हमारी कंट्री की बात क्यों ना करें, हमारी कंट्री के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो किस तरह से कश्मीरियों को पेश करते थे इस तरह, इससे पहले वो एक खतरनाक चीज़ें होती थी, जिस तरह से आम कश्मीरियों को पेश किया जाता था मीडिया पर। लेकिन फिर धीरे-धीरे जाके उनका शायद नज़रिया चेंज हो गया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री के लोगों का नजरिया चेंज हुआ। और देखिए राहुल जी, गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? स्ट्रैटेजी। और जब किसी भी सही गवर्नमेंट बात। के पास स्ट्रैटेजी हो, कौन सी स्ट्रैटेजी? इकोनॉमिक बूस्ट को, कौन सी स्ट्रैटेजी? उस इस एक पर्टिकुलर टारगेट करते हैं एक एरिया को, उस एरिया को सही कैसे बनाना है। फिर कितने भी चैलेंजेस हो ना, आपके पास 10 चैलेंजेस हैं, 10 में से अगर 3 ही चीजें आप सही कर पाते हो, वो 3 चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। वही मुझे लगता है इस गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी वही थी कि अगर 10 खराबियां हैं, 10 खराबियों से में अगर हम 3 ही खराबियां दूर कर देते हैं, तो कहीं न कहीं वो जो 3 खराबियों के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, कम से कम वो लोग उस चीज़ से बाहर निकले, राइट? तो वो चीज़ें होने लगी। और देखिए, हर इंसान को क्या चाहिए? कपड़ा, रोटी और मकान, जिस तरह से हम बरसों से बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपका मकान सही है, आपके पास खाने की चीज़ें हैं, आप सही से अपना धंधा चला रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, एक फ्रेशनेस के साथ, एक माइंड फ्री है आपका, तो वही तो आपकी डेवलपमेंट है, वही तो वही तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वही तो आपको आपके अंदर के आपके शरीर को, वही तो आपके अंदर आपके दिल को सही काबू में ले जाता है कि नहीं जी, सही चीज़ें हो रही हैं, सही चीज़ें हो रही हैं। तो सही चीज़ें हो के फिर सही ही होना है लाइफ में। अगर आप देखिए, इससे पहले जब मैं आपको बताया, शायद नहीं बताया, जब हम स्टडी कर रहे थे कश्मीर में, मतलब मैं ये बात बोलता हूँ कि कश्मीर में हमें स्कूल्स बहुत कम देखे हैं, बहुत कम हम स्कूल्स में गए हैं, बहुत कम हम कॉलेजेस गए हैं। 363 डेज में से क्या यही 60-80 दिन ही स्कूल जाते थे लोग, इतना ही जाते थे। अब उस यूथ को आप क्या बोलोगे? मतलब आप कैसे उस यूथ को बोलोगे नहीं जी मैं आपका सब ठीक करूंगा? नहीं। जब गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटजी आती है, जो भी गवर्नमेंट,
मेरे एक दिन एक अच्छे इंसान से मुलाकात हुई थी दिल्ली के अंदर, उसने मुझे बताया था कि कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तब 2014 की बात है, मैं पढ़ाई करता था, बोला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 1947 से लेकर अभी तक गवर्नमेंट के पास स्ट्रैटेजी नहीं है। और द टाइम द डे गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी लेकर आती है कि नहीं इस एरिया में खराबी है, अगर इस एरिया की वजह से पूरे मुल्क को शर्मिंदा होना पड़ता है तो हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। तो वो जब चीजें हुई है ना, तो तब धीरे धीरे करके चीजें सही हो जाती है। और अब क्या है, देखिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली पॉलिसी एक निकाली, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस पॉलिसी। उस राइट। एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी के अंदर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके अंदर है कि नेक्स्ट 2028 तक, नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में आपको 2000 गवर्नमेंट 2000 एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करेगा। और उन 2000 एंटरप्रेन्योर्स को कैसे खड़ा करेगा, ऐसे नहीं कि मतलब आपने पैसे दिए बस लो जी कर लो काम, नहीं, फिर वो आधे वॉशरूम बनाते हैं, आधे कुछ और करते हैं, आधे कोई और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फिर गवर्नमेंट आईसीयू को प्लान देते हैं कि हमने जी कर किया खरा, फिर 2 साल के बाद कोई पूछता नहीं। गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो पॉलिसी बनाने वाले, मैं पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक जबरदस्त पॉलिसी बनाई कि जम्मू एंड कश्मीर में 2000 यूथ को एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपका बिजनेस आइडिया स्ट्रांग हो किसी भी सेक्टर को लेकर। उसके बाद 3 साल तक गवर्नमेंट के ही वो पॉलिसी मेकर्स ही मेंटोर करेंगे आपको। और जब 3 साल कोई बंदा आपको मेंटोर कर रहा है, मेंटोरशिप दे रहा है, आपको मार्केटिंग दे रहा है, आप बताओगे मुझे पैसे मिल रहे हैं और मैं आप कुछ और करूंगा, नहीं, आपको पैसे मिल रहे हैं और ये पैसे भी फेजेस में मिलते हैं। आपने कोई भी डिजाइन डेवलपमेंट किया या कोई भी चीज करी, फिर आपको मार्केट भी दे रहे हैं और आपको बाहर जाना पड़ेगा। बीट हैंडीक्राफ्ट, आपको कोई डिजाइन बना के दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं अब इसमें डिजाइन में 100 पीसेस बनाओ, और ये 100 पीसेस अब आप हैदराबाद लेकर जाओ और हैदराबाद में बेचो, हम आपको वेन्यू देंगे, हम आपको इवेंट देंगे, वहां पर जाके बेचो। तो उस बंदे का माइंडसेट खुल जाता है, उसका बिजनेस की ओर एक आइडिया खुल जाता है, वो इंटरेक्ट करता है नेशनल लेवल पर लोगों के साथ, वो इंटरेक्ट करता है इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ, वो इंटरेक्ट करता है उस बिजनेस के उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो उस तरह से उसका वो मेंटोरशिप हो जाता है और फुल्ली इंटीग्रेट हो जाता है वो अपने काम में, और 3 साल के बाद वो एक सही बिजनेसमैन बन सकता है, 3 साल के बाद एक सही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वो अगर चाहे एक ही बंदे को जॉब दे, अगर चाहे 2 ही बंदों को जॉब दे, और आप अगर चाहे खुद को ही चलाए, तो दैट इज व्हाट की अनएम्प्लॉयमेंट उससे धीरे धीरे खत्म हो सकती है। तो बिल्कुल बराबर। अभी के डेट सबसे बड़ा एक चैलेंज है गवर्नमेंट को, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं है, देश में है, बट जम्मू एंड कश्मीर बराबर। में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके लिए स्ट्रैटेजीज का होना बहुत जरूरी है, उसके लिए एवेन्यूज का आना बहुत जरूरी है, उसके लिए क्योंकि इन जैसे मैंने पहले ही बताया, आईटी सेक्टर को देखना पड़ेगा आपको। आईटी सेक्टर में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कभी देयर वाज नो वायबल एक्सटेंशन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, नॉट ए सिंगल, अभी भी नहीं है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं था। तो उसके लिए गवर्नमेंट को नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान बनाना है कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर में वायबल एक्सटेंशन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, जिससे 4-5 हजार लोग उसमें भी एंगेज हो जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छे से जॉब करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में देश के बाकी हिस्सों से भी लोग आएंगे, यहाँ के लोग भी करेंगे, यहाँ की यूथ करेंगे। इसी तरह से हेल्थ सेक्टर है, इसी तरह से बाकी जो जितने भी रोजगार के एवेन्यूज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा निखारना पड़ेगा, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो कम हो। हमारे और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में फर्क यही होना चाहिए कि हम एक स्टेबल और स्ट्रांग गवर्नमेंट के अंदर काम जब करते हैं, तो हमें वही जो यूथ के ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स को निखारने के लिए गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा। देश दुनिया राइट। बोल रही है कि इंडिया स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया जो है नेक्स्ट कुछ सालों में स्किल कैपिटल बनेगा। उस स्किल कैपिटल को बनाने के लिए गवर्नमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड, एंड हम जैसे यूथ को, हम सब जैसे यूथों को उन स्किल, जो भी स्किल में जाना चाहते हैं, उस तरह से स्किल में लाने की बहुत अशद जरूरत है। और वर्ल्ड बैंक का रिसेंट रिपोर्ट जो है हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए 98 लाख लोगों के लिए वो बोल रहे हैं कि वो गरीबी से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके लिए भी स्ट्रेटजी उनके क्या होंगे वो अपने मुल्क, लेकिन हमारे मुल्क के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट वर्ल्ड बैंक ने ये दिया कि इनकी जीडीपी इंक्रीज होगी, नेक्स्ट 1-2 सालों में जीडीपी बहुत इंक्रीज होगी, हमारी इकोनॉमिक लेवल बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक मॉडल है। हमारे नेबरिंग राइट। कंट्री के पास इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, हमारे पास इकोनॉमिक राइट। मॉडल है। अब उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की बहुत अशद जरूरत। स्कीम्स बहुत राइट। है, हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स इस गवर्नमेंट ने भी निकाली, हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स है। मैं परसों खुद स्टडी कर रहा था, मैंने 51 स्कीम्स को स्टडी किया। 51 स्कीम्स में आपको गिनवा सकता हूँ, 51 स्कीम्स को मैंने स्टडी किया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कितना है वो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। वो अगर हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन अगर ऑन ग्राउंड अगर हो जाएगा, तो
कंट्री को हम फिर बोल सकते हैं नहीं जी, हम यूएस जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी को कितनी स्ट्रांग बनाई गई है। अच्छा लगता है राइट, हम जब फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी यूएस से स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा फॉरेन पॉलिसी को चलाने वाला बंदा बहुत स्ट्रांग है। राइट, उसने जिस तरह से कंट्रीज के साथ फॉरेन पॉलिसी में जिस तरह से डिप्लोमेसी लेवल पर चीजें हो रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और किसी और सेक्टर में मैं उस तरह की चीजें नहीं देख रहा हूँ। जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, आप हर मिनिस्ट्री को उठा के देखिए, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग काम कर रहा है। और जो डिप्लोमेटिक लेवल पर उन्होंने काम किया, वो इतने सालों में मैं ये मेरी इंडिविजुअल राय हो सकती है, मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई और मिनिस्ट्री कर सकती है। दूसरी कंट्रीज के बराबर, लोगों मिनिस्ट्रीज को आंखों में आंखें डालकर बातें करना और अपने मुल्क बराबर, को इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांड करना, ग्लोबल ब्रांड बनाना कि इंडिया, इससे पहले इंडिया को अलग ही लेवल से देखा जाता था, अब इंडिया को एक एक विश्व गुरु के नाम से देखा जाता है। इंडिया को साउथ एशिया पावर माना जाता है। हमने G20 जैसे स्ट्रॉन्ग इवेंट्स किए हमारे मुल्क में, बहुत बड़ी बात है। हम G20 के राउंड 1 ईयर के चेयरमैन रहे, बहुत बड़ी बात है। हम शंघाई ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसको बोलते हैं, जिसमें 8 ममालिक है, स्ट्रॉन्ग चाइना भी है, हम उसके भी प्रेसिडेंट रहे इस लास्ट ईयर। हम दो दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रहे। हमारी डिप्लोमेसी को यूज किया गया रशिया एंड यूक्रेन वार के दौरान, राइट, यूज किया गया, हमारी डिप्लोमेसी को यूज किया जा रहा है जो इसराइल और गाजा के वार है वहां पे। और कंट्री का जो स्टैंड है, बाकी जो पहले ऐसा होता था कि यूएस अगर बात करता था कंट्री की ओर तो सब चुप, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री चुप, कोई बात नहीं करता था। लेकिन अब मामूली कोई कंट्री रिएक्ट करता है, हमने उससे जवाब दिया हुआ होता है। वो होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक बिल्ड हुआ है एक नैरेटिव, वो नैरेटिव बिल्ड करना है हर मिनिस्ट्री को, तब जाके बीट सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री, बीट लेबर मिनिस्ट्री, बीट स्किल मिनिस्ट्री, बीट फाइनेंस मिनिस्ट्री, तब जाके देश बहुत आगे बढ़ेगा। और जो विश्व गुरु हम बोल रहे हैं कि इंडिया जो है ये पूरी दुनिया का, या इंडिया जो है सॉफ्ट पावर बनेगा, ये तभी पॉसिबल है जब देश के बराबर, बाकी जितने भी चीजें वो यूथ को लेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एक सेक्टर अभी है कि हमारी स्किल और यूथ मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि यूथ ही इस कंट्री का 65% पॉपुलेशन यूथ है। और 65% यही यूथ कल को जाके वोट डालती है, यही अपनी हुकूमत को चुनती है। और इसी यूथ को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो सॉरी, मैं थोड़ा टॉपिक से नहीं, हट नहीं, गया बराबर। था। आपने जो चीज़ बताई, और मुझे लगता है दो बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने अभी पिछले 4-5 मिनट में कही। एक बात आपने कही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेके, और दूसरी बात आपने कही कश्मीर के यूथ को लेके और कश्मीर के स्किल डेवलपमेंट को लेके। तो उन दोनों चीज़ों को मैं एक एक वर्ड में डिफाइन करना चाहता हूँ। जो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही है, उसको अगर मैं सिर्फ एक वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूं, तो मैं उसको बोलूँगा इंडिया फर्स्ट। बिल्कुल क्योंकि आप पूरी फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करें, हर एक-एक चीज़ को स्टडी करें, आपको एक ही चीज़ सबसे ऊपर नज़र आएगी, वो आएगी इंडिया फर्स्ट। जो चीज़ भारत के लिए बेहतर है, भारत की फॉरेन पॉलिसी वही काम करेगी। सही। फिर दूसरी चीज़, आपने कश्मीर और फर्दर डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करी, उसमें भी मुझे एक चीज़ लगती है, ये चीज़ें तभी हो पाई जब कश्मीर के यूथ को उसमें फ़ायदा मिला। अगर वो कश्मीर के यूथ को इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं मिलता, तो शायद जितना अभी हमें एक विज़िबल डिफ़रेंस दिख रहा है, उतना नहीं देखने को मिलता। और दूसरी चीज़, अगर ये सारी चीज़ें फ़ायदा सिर्फ़ किसी न किसी एक रीजन पे ही सिमट के रह जाता, या सिर्फ़ सिर्फ़ श्रीनगर पे ही सिमट के रह जाता, तो भी ये चीज़ फ़ायदा नहीं होता। पर ये चीज़ जब श्रीनगर के अलावा कश्मीर के दूसरे रीजन्स में भी गया, छोटे-छोटे रीजन्स में भी गया, आई एम श्योर वहाँ पे और फर्दर इम्प्रूवमेंट के चांसेस होंगे। पर जब ये चीज़ वहाँ तक भी गई, तो ये चीज़ हमें विज़िबल डिफ़रेंस और डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही, सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल। बिल्कुल जावेद जी, आज आपसे गुफ्तगू करके, बात करके बड़ा मज़ा आया। और आपसे फिर मुस्तकबिल में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात होगी, आपसे मुलाकात होगी, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ। और आज के डिस्कशन को हम यहीं पे पॉज़ करते हैं। और आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। आई एम श्योर व्यूअर्स को भी जो इनसाइट्स आपने शेयर किए, जो नंबर्स आपने शेयर किए,
जिस तरीके से आपने ग्रोथ को डिफाइन किया है कि पहले कैसा था और अभी कैसा था, वो आई एम श्योर यूजर्स को समझ आया होगा कि किस तरह से कश्मीर जो है वो इंडियन इकोनॉमी में आने वाले 5 सालों में कंट्रीब्यूट कर सकता है और किन किन सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इस पूरे डिस्कशन के लिए, इस पूरी गुफ्तगू के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और बड़ा मजा आया मुझे भी, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम एक बार फिर जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे, और मेरी भी आपके व्यूअर्स से और सब लोगों से इस्तेदा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि आप बात बहुत कमाल की करते हैं और बहुत अच्छे से निखारते हैं बातों को, और बहुत ही अच्छे से एक प्लेटफॉर्म जो आपने क्रिएट किया है वो बहुत ही फायदा देगा लोगों को, न सिर्फ जनरल पब्लिक को बल्कि वो जो भी एस्पायरेंट्स है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके काफी इंटरव्यूज में मैंने वो कुछ चीजें देखी हैं जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन छात्रों यूपीएससी के या बाकी एग्जाम्स के लड़कों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। ओके, बाय।